हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी के आपके जो त्रिच चैप्टर है उसके सारांश एवं इसके लेखक परिचय के विषय में बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ये जो है आपके हिंदी के जो चैप्टर 12 हैं त्रिच, उसके सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान से अंत तक आप देखेंगे। तो त्रिच जो है पाठ का लेखक तो आपको पता ही है कि ये उदय प्रकाश जी है। उदय प्रकाश जी त्रिच लिखे हैं और उदय प्रकाश जी का जन्म जो है 1 जनवरी 1952 में हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म, देखिए आपका जो है बोर्ड एग्जाम में अक्सर चैप्टर नेम, राइटर नेम, उसका जन्म, उसका मृत्यु और उन्होंने क्या लिखा, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ये सब पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो है लेखक आपको चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करना पड़ेगा। तो त्रिच किसने लिखा? उदय प्रकाश जी ने लिखा है। और इसको हमने एक ट्रिक के द्वारा बताए थे कि जो सूर्य प्रकाश होता है वो क्या होता है, तिरछी अवस्था में उदय होता है। तो सूरज का जो प्रकाश है वो उदय होता है कैसे, तो त्रिच के माध्यम से, तिरछी होता है। तो आप ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। बाकी अगर अभी तक आपने हिंदी चैप्टर नेम, राइटर नेम याद करने का ट्रिक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 12th हिंदी चैप्टर नेम, राइटर नेम याद करने का देहाती ट्रिक दिया गया है। आप जा कर के उसको अच्छे से देखिए और 10 से 15 मार्क फिक्स कर लीजिए। तो इसका उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 में हुआ था। उदय प्रकाश का जो निवास स्थान है वो था सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। उदय प्रकाश के माता जी का नाम था गंगा देवी और पिता जी का नाम था प्रेम कुमार सिंह। इसके पिताजी का नाम था प्रेम कुमार सिंह। चलिए अब जानते हैं उदय प्रकाश की रचनाएं के विषय में। इन्होंने क्या क्या लिखे हैं। मुख्य रचनाएं हैं मोहनदास कहानी, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, दोनों कविता इन्होंने लिखा है। अन्य रचनाएं हैं जैसे अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये सब इन्होंने लिखा है। चलिए अब इस चैप्टर के जो है सारांश को समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। त्रिश तो आपको पता ही है। त्रिश जो है एक जो है छिपकली टाइप का देखने में लगता है, लेकिन उसका जो है जहर सांप से भी ज़्यादा होता है, उसके विषय में इसमें दिया गया है। तो देखिए त्रिच कहानी का केंद्रीय भाव लेखक के पिताजी से संबंधित है। क्वेश्चन कर देगा त्रिच कहानी का केंद्रीय भाव किससे संबंधित है, तो लेखक के पिताजी से संबंधित है। इसका संबंध लेखक के सपने से भी है और कहते हैं कि लेखक ने जो सपना सजाए हुए थे उसका संबंध उस सपने से भी है। इसके अतिरिक्त शहर के प्रति जो जन्मजात भय होता है उसकी वेदना भी इस कहानी में की गई है। कहते हैं उसके प्रति उसके बाद जो शहर के प्रति जो जन्मजात भय होता है, शहरों से लोगों को जो डर लगता है, उसकी विवेचना भी इस कहानी में की गई है कि कैसे शहरों में आदमी को उल्लू बनाया जाता है, कैसे उसको ठगा जाता है, कैसे उसका वैल्यू नहीं दिया जाता है। इन सब बातों की जानकारी हम इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम करने वाले हैं। गांव एवं शहर की जीवन शैली तथा इसमें तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया है। और इस जो आपका त्रिच चैप्टर है इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में आपको गांव एवं शहर की तुलना, इसके जीवन शैली का तुलना भी किया गया है। गांव की सादगी तथा शहर का कृत्रिम आचरण इसमें प्रतिबिंबित होता है। लेखक के पिताजी को 55 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति है। लेखक के जो पिताजी है वो 55 साल का हो चुका है। उनकी विशिष्ट शैली, उसकी विशिष्ट जीवन शैली है वह मितभाषी यानी कि कम तथा आवश्यकता अनुसार बोलने वाला है। उनका कम बोलना हमेशा मुंह में तंबाकू का भरा रहना भी है। लेखक के जो पिताजी हैं वो कम बोलता है
और अनुमान लगाया जाता है कि उसका कम बोलने का एक कारण ये है कि उसके मुंह में हमेशा तंबाकू रहता था, तंबाकू से भरा रहता था, तो वो बहुत कम ही बोलता था। अभी आप ही बताइए, जिसके मुंह में तंबाकू रहेगा तो वो क्या बोलेगा? थोड़ा सा बोलेगा, उसके बाद फिर वो अपना मस्तमग्न हो जाएगा तंबाकू खाने में। तो उसका क्या होता है, बच्चे उनका आदर करते थे तथा उनकी कम बोलने की आदत के कारण सहमे भी रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। लेखक कहते कि घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। एक दिन शाम को जब टहलने निकले तो एक विषैले जंतु त्रिछ ने उसे काट लिया। कहते हैं कि जब पिताजी एक दिन शाम को टहलने निकले तो एक विषैले जंतु त्रिछ, जिसका नाम था, उन्होंने उसको काट लिया। उसका विष सांप की तरह जहरीला तथा प्राणघातक होता है। कहते हैं उसका जो विष होता है वो जो है सांप के तरह ही जहरीला तथा प्राणघातक होता है। रात में झाड़ फूक तथा इलाज चला। दूसरे दिन सुबह में उन्हें शहर की कचहरी में मुकदमे की तारीख के क्रम में जाना था। कहते हैं कि रात भर क्या हुआ, उसको झाड़ फूक किया गया, लेकिन सुबह में शहर की कचहरी में मुकदमे की तारीख के क्रम में जाना था। घर से वे गांव की ओर ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर को रवाना हुए। वे त्रिछ द्वारा काटे जाने की घटना का वर्णन ट्रैक्टर पर सवार अन्य लोगों से करते हैं, और ट्रैक्टर पर जितना आदमी होता है वो सबको बताता है कि मुझे रात में त्रिछ ने काट लिया था, इस टाइप से। ट्रैक्टर पर सवार उसके सहयात्री पंडित राम अवतार ज्योतिषी के अलावा वैद्य भी थे। उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर रोककर उनका उपचार किया। धतूरे की बीज को पीसकर उबालकर काढ़ा बना करके उन्हें पिलाया। कहते हैं कि उसमें क्या था, उस ट्रैक्टर पे जो जा रहा था उसमें कुछ वैद्य भी था, कुछ ज्योतिष भी था। तो क्या हुआ, ट्रैक्टर बीच रास्ते में ट्रैक्टर को रोका करके और वो क्या किया, धतूरे का पीस करके, धतूरे के बीज को पीस कर उबाल कर काढ़ा बनाकर उन्हें पिलाया गया। ट्रैक्टर आगे बढ़ी तथा शहर पहुंचकर लेखक के पिता ट्रैक्टर से उतरकर कचहरी के लिए रवाना हुए। यह समाचार पंडित राम अवतारी जी ने गांव आकर बताया, क्योंकि वे लेखक बापूजी है ना, शाम को घर नहीं लौटे थे। विभिन्न स्रोतों से उनके विषय में निम्नांकित जानकारी प्राप्त हुई है। ट्रैक्टर से उतरते समय उनके सिर में चक्कर आ रहा था तथा कंठ सूख रहा था, और जैसे ट्रैक्टर रुका, जैसे वो उतरने की चेष्टा किया तो उसका जो है सिर में चक्कर आ रहा था और कंठ सूख रहा था। गांव के मास्टर नंदलाल जो उनके साथ थे, उन्होंने बताया कि इस बीच में वे स्टेट बैंक की देशबंधु मार्ग स्थित शाखा सर्किट हाउस के निकट वाले थाने में गए। उस स्थान पर उन्हें अपराधी प्रवृत्ति तथा असामाजिक तत्व समझ करके काफ़ी पिटाई किया गया। अब देखिए, ये जो है सहायता लेने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे वो स्टेट बैंक के दीनबंधु मार्ग स्थित शाखा सर्किट हाउस के निकट वाले थाने में गए। उक्त स्थान पर उन्हें अपराधी, और जैसे वहां पहुंचे उन्होंने सोचा कि ये कोई अपराधी समझ करके तथा असामाजिक तत्व समझ करके उसकी काफ़ी पिटाई की गई, और वह लहसुन हो गए, लहू लुहान हो गए। अंत में वे इतावरी कॉलोनी गए। वहाँ उनको कहते सुना गया कि मैं राम स्वस्थ प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली, किंतु वहाँ उन्हें पागल समझ करके कॉलोनी के छोटे बड़े लड़कों ने उस पर पत्थर बरसाकर कहे। और वो जैसे वहाँ गया तो बोला कि मैं राम स्वार्थ प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली है। तो किंतु वहाँ उन्हें लोग को लगा ये पागल है, उसने बोल रहा है। पागल समझ करके कॉलोनी के छोटे बड़े लड़कों ने उन पर पत्थर बरसा कर सभी कसर निकाल दी। उनका सारा शरीर लहू लुहान हो गया। घिसते पिटते लगभग शाम 6 बजे सिविल लाइंस की सड़क पर की पटरियों पर बनी मोचियों की दुकान में से गणेशवा मोची की दुकान के अंदर चले गए। गणेशवा मोची उनके बगल के गांव के रहने वाला था। उसने उन्हें पहचाना। कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस कहानी के द्वारा
लेखक ने सांकेतिक भाषा शैली में आधुनिक शहरों में परस्पर रही विकृतियां एवं विसंगतियां का पर कटाक्ष किया है। लेखक वो कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि आधुनिक शहरों में पसर रही विकृतियों एवं विसंगतियों पर कटाक्ष किया है। दूषित मानसिकता से ग्रसित शहरी जीवन शैली त्रिच की इस तरह भयानक तथा विषैले हो गई है, वास्तविकता की तरह तह में गए बगैर हम, कहते हैं वास्तविकता की तह में गए बगैर हम दरिंदगी तथा अमानवीय कृत्यों पर उतर आते हैं। लेखक का मंतव्य यानी कि उद्देश्य निम्नांकित पंक्तियों को स्पष्ट हो जाता है। इस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लगे होंगे कि सब सपना है, और जैसा ही वे जागेंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेखक पुनः कहता है कि इसके पीछे पहली वजह तो यही थी कि उन्हें यह अच्छी तरह से पता था कि वे सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को भी कोई चोट नहीं आएगी। इससे कहानी में लेखक का संदेश स्पष्ट परिलक्षित होता है। और पुनः कहता है कि इसके पीछे पहली वजह तो यह थी कि उन्हें यहीं तक इसका होगा। तो मेरे साथियों, हमने इस चैप्टर का जो लेखक परिचय था उसको बताएं, साथ ही साथ इसके सारांश को भी लिखें। देखिए, आप अगर इतना बड़ा सारांश याद नहीं कर सकते हैं तो शॉर्ट में भी आप इसका मेन पॉइंट लिख करके आप याद करेंगे। बाकी आप जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हैं इस चैप्टर का उसी सबको बीच बीच में घुसा देना, तो इसी से आपका जो है इसका सारांश भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।